रेलवे बिल्टी का खो जाना। यदि माल प्राप्त करने वाले से रेलवे बिल्टी खो जाए तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में रेलवे के नियम अनुसार माल प्राप्त करने वाले को एक क्षतिपूरक अनुबंध बनना पड़ता है। इसमें क्या होता है, वह स्वयं माल को लेकर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह ही इस माल को प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उसका अधिकार दूषित सिद्ध किया जाएगा। क्षतिपूरक अनुबंध पर न्यायालय का एक स्टाम्प लगा दिया जाता है और सम्माननीय दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाते हैं और रेलवे अधिकार का संदेह नहीं होता है तो वे इस माल को उसको दे देते हैं। तथा ये क्षतिपूरक जो अनुबंध होता है इसको ही रेलवे बिल्टी का खो जाना होता है। इस प्रकार दो सम्मानीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अगर वो संदेह नहीं करते हैं तो वो इस माल को उसको दे देते हैं। इसी के साथ हमारा आज देशी व्यापार का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। माल भेजना। माल को हम दो प्रकार से भेज सकते हैं, एक तो रेलगाड़ी द्वारा और एक सवारी गाड़ी द्वारा, मालगाड़ी द्वारा। रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी भी बोलते हैं। रेलवे द्वारा माल भेजने में प्रथम विधि मालगाड़ी द्वारा आती है और मालगाड़ी द्वारा हम माल को क्रेता के पास भिजवा सकते हैं। मालगाड़ी से केवल वही माल भिजवा सकते हैं जो टूट फूट ना सके तथा ज़्यादा दिनों तक टिक सके। मालगाड़ी से माल भिजवाने में किराया कम लगता है। मालगाड़ी में माल भेजने पर एक पत्र लिखा जाता है जिसे जोखिम पत्र कहते हैं। इसके लिए एक पत्र भरते हैं, जोखिम पत्र। जोखिम पत्र देखिए क्या होता है। जोखिम पत्र तब भेजा जाता है जब हम माल को किसी को मालगाड़ी द्वारा भिजवाते हैं और इस पत्र में अलग अलग सूचनाएं होती हैं। जैसे इस पत्र में माल का नाम, माल का गुण, माल की मात्रा, माल का मूल्य, माल भेजने वाले का नाम, माल पाने वाले का नाम, माल कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है इत्यादि आगे बढ़ना पड़ता है। अब बात आती है सवारी गाड़ी द्वारा। सवारी गाड़ी, इसको मालगाड़ी भी बोलते हैं, इसको रेलगाड़ी बोलते हैं। माल को सवारी गाड़ी द्वारा भी भिजवाया जा सकता है, परंतु इसमें वही माल भिजवाते हैं जो जल्दी टूट जाता है और इससे माल भिजवाने के लिए एक रसीद भरी जाती है जिसे रेलवे रसीद कहते हैं। रेलवे रसीद देखिए क्या होती है। रेलवे रसीद को जब भेजते हैं जब माल को सवारी गाड़ी द्वारा भिजवाते हैं। इस रसीद में निम्न चीज़ें भरनी पड़ती हैं, जैसे माल की किस्म, माल की मात्रा, माल का गुण, माल को किस स्टेशन से चढ़ाया गया है आदि इस रसीद में पूछी जाती हैं। तो अब यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस इसके आगे बस हमारी दो चीज़ रह जाएंगी, रेलवे बिल्टी का खो जाना और रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है अथवा नहीं। रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है अथवा नहीं। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। नहीं, रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख ना होगा, अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख होती है। कैसे, देखिए उदाहरण देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए, माना रमेश और सुरेश दो व्यक्ति हैं। रमेश और सुरेश दो व्यक्ति हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, रमेश को कहीं से चेक मिला, इसने कहीं से चेक चुराया, कहीं से चेक मिला 500 रुपये का। ये तो चोर है, परंतु इसने वही चेक सुरेश को 250 रुपये में बेच दिया। 250 रुपये में बेचा तो सुरेश इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, परंतु यह रेलवे बिल्टी पर लागू नहीं होती है। यदि रमेश चोर है तो सुरेश भी चोर कहलाएगा। तो ये बात समझिए आप लोगों ने। रमेश चोर है परंतु सुरेश चोर नहीं है। लेकिन अगर रेलवे बिल्टी में पूछा जाए अगर रमेश चोर है तो वो सुरेश भी चोर कहलाएगा। इसलिए विनिमय साध्य प्रलेख ना होकर अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख होती है। यहाँ तो सबको समझ में आया। अगर ना आया हो तो मुझसे बेझिझक फिर से पूछ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाती हूँ। देखिए, माना रमेश और एक सुरेश दो व्यक्ति हैं। रमेश को कहीं से चेक मिला 500 रुपये का, तो वो चोर है, परंतु उसने वही चेक 500 रुपये की जगह 250 रुपये में बेच दिया सुरेश नाम के व्यक्ति को। तो वैसे तो रमेश चोर है, लेकिन ये रेलवे बिल्टी पर लागू नहीं होता है। यदि रमेश चोर है तो वो सुरेश भी चोर कहलाएगा। इसलिए
अर्ध विनिमय साध्य रेलवे विल्टी साध्य प्रलेख न होकर अर्ध विनिमय साध्य पिलाएगी। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, जाकर उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी पूछ सकता है। सेकंड पॉइंट, व्यापारिक स्थिति की जानकारी। व्यापारिक मंडलों द्वारा विक्रेता क्रेता की आर्थिक स्थिति की जानकारी उसके व्यापारिक मंडल द्वारा भी कर सकता है। व्यापारिक मंडल से तात्पर्य मतलब जब वो किसी भी सभा का मतलब अध्यक्ष या फिर उस सभा का एक सदस्य के द्वारा भी होता है, तो उसको हम व्यापारिक मंडल द्वारा भी इस तरीके से पूछताछ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है अन्य व्यापारियों से पूछताछ। अन्य व्यापारियों से पूछताछ मतलब कि उसने पहले कभी किसी और व्यापारियों से भी माल खरीदा होगा या कभी बेचा होगा, तो इसके द्वारा भी हम उनसे भी पूछ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है माल का एकीकरण करना। जब विक्रेता क्रेता की जानकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है तो वो माल का एकीकरण करवाता है तथा इसके बाद माल को तैयार हो जाने पर पैकिंग करवाता है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, माल को भेजना। माल को तैयार हो जाने के बाद विक्रेता माल को भेजता है तथा वह इस माल को किसी भी माध्यम से भिजवा सकता है, ट्रक से, ठेले से, रिक्शा से, हवाई यात्रा से, रेलगाड़ी से, तो किसी भी माध्यम से भिजवा सकता है। जब माल को भिजवा देगा तो इसके पश्चात वह बिल तैयार करता है जिसे हम कहते हैं बीजक। फिफ्थ पॉइंट आता है बीजक। बीजक एक बिल की तरह होता है, इसे इनवॉइस कहते हैं। माल को भेजने के बाद विक्रेता बीजक तैयार करता है। इसमें माल की मात्रा, माल की किस्म, माल की दर, मूल्य आदि का उल्लेख करता है। अब सेवेंथ पॉइंट आता है माल भुगतान प्राप्त करना। जब बीजक पूर्ण रूप से संतुष्ट, बीजक को बनाने वाला उसको भेज देता है जिसको हमें देना है, तो वो भुगतान प्राप्त करने के लिए बीजक भेजने के पश्चात विक्रेता क्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेता है और उसे भुगतान प्राप्त हो जाता है। भुगतान प्राप्त करने के बाद एक लास्ट और अंतिम क्रिया आती है, वो है भुगतान प्राप्ति की रसीद। भुगतान प्राप्ति की रसीद में जब विक्रेता को भुगतान प्राप्त हो जाता है तो वो भुगतान प्राप्ति की रसीद क्रेता को दे देता है, जिस भुगतान प्राप्ति की रसीद कहते हैं। और यहीं पर हमारी क्रय विक्रय की गतिविधि समाप्त होती है। अगर इसको अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर बेझिझक पूछ सकते हैं। अब क्रिया आती है माल भेजने की। चलिए अब हम बात करते हैं क्रय विक्रय की गतिविधि पर। व्यापार से तात्पर्य माल के क्रय विक्रय से लगाया जाता है और यह क्रिया सर्वप्रथम पूछताछ से प्रारंभ होती है। पहला आता है पूछताछ का पत्र। साधारण सी बात है, जब हम क्रय विक्रय को करते हैं तो हमें किसी भी व्यापार वाले से पहले पूछताछ का पत्र लेना पड़ता है या भेजना पड़ता है। जब कोई क्रेता माल को खरीदना चाहता है तो वह उस माल के संबंध में जैसे माल की गुण, किस्म, दर, भाड़ा आदि का अन्य व्यापारियों से पूछताछ करता है तथा वो पूछताछ को एक पत्र के माध्यम से करता है, जिसे पूछताछ का पत्र कहते हैं। अब आता है सेकंड, निरख पत्र। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, निरख पत्र को ज़्यादातर एग्जाम में कोटेशन के द्वारा भी पूछा जाता है, तो इसमें बच्चे गलत कराते हैं। ध्यान रखिए, निरख पत्र को कोटेशन भी कहते हैं। निरख पत्र या कोटेशन, जब विक्रेता क्रेता द्वारा भेजे गए पूछताछ के उत्तर में जो पत्र लिखता है उसे निरख पत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें माल की मात्रा, गुण, भाड़ा, व्यापारिक छूट अथवा नगद छूट का उल्लेख होता है। मतलब निरख पत्र एक पत्र होता है, इसमें हम लोग क्या क्या पूछते हैं, माल की मात्रा के बारे में पूछते हैं, गुण के बारे में पूछते हैं, भाड़े के बारे में पूछते हैं और हमें व्यापारिक छूट देनी है या नहीं देनी है, नकद छूट देनी है नहीं देनी है, इसका भी पूर्ण उल्लेख करते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है माल के लिए आदेश देना। निरख पत्र जब हमें प्राप्त हो जाता है तब हम माल के लिए आदेश देते हैं। इसके पश्चात क्रेता निरख पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इट मीन्स जब सब लोगों को हम पूछताछ के पत्र भेजते हैं तो उसके उत्तर में हमें निरख पत्र प्राप्त होता है तथा जिस भी निरख पत्रों में अच्छा हमें लगता है कि इसकी किस्म अच्छी है, इसका भाड़ा अच्छा है, इसमें नगद छूट ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है,
तो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जिसका माल सस्ता तथा अच्छी किस्म का होता है तो क्रेता उस माल को क्रय करने के लिए विक्रेता को एक पत्र लिखता है जिसे माल के लिए आदेश का पत्र कहते हैं। इसे आदेश पत्र भी कहते हैं। 4th पॉइंट, माल के लिए आदेश देना हो गया। अब आता 4th पॉइंट, क्रेता की व्यापारिक स्थिति की जानकारी। जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो हमें उसकी व्यापारिक स्थिति की जानकारी करना बहुत आवश्यक होता है। क्रेता की व्यापारिक स्थिति की जानकारी, यदि क्रेता माल को नकद खरीदता है तो उसे क्रेता की आर्थिक स्थिति की जानकारी करने में कोई फायदा ही नहीं होता, परंतु जब क्रेता उधार माल खरीदता है तो वो निम्न व्यक्तियों से पूछताछ करता है। हम इसकी जानकारी की पूछताछ हम बहुत तरीकों से भी कर सकते हैं। पहला जो आता है वो बैंकों से पूछताछ। क्रेता का जिस बैंक में खाता होता है तो विक्रेता बैंक में जाकर उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी पूछ सकता है। 2nd पॉइंट, व्यापारिक स्थिति की जानकारी। व्यापारिक मंडलों द्वारा विक्रेता क्रेता की आर्थिक स्थिति की जानकारी उसके व्यापारिक मंडल द्वारा भी कर सकता है। व्यापारिक मंडल से तात्पर्य मतलब जब वो किसी भी सभा का मतलब अध्यक्ष या फिर उस सभा का एक सदस्य के द्वारा भी होता है तो उसको हम व्यापारिक मंडल द्वारा भी इस तरीके से पूछताछ कर सकते हैं। 3rd पॉइंट होता है अन्य व्यापारियों से पूछताछ। अन्य व्यापारियों से पूछताछ मतलब कि उसने पहले कभी किसी और व्यापारियों से भी माल खरीदा होगा या कभी बेचा होगा तो इसके द्वारा भी हम उनसे भी पूछ सकते हैं। 4th पॉइंट होता है माल का एकीकरण करना। जब विक्रेता क्रेता की जानकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है तो वो माल का एकीकरण करवाता है तथा इसके बाद माल का तैयार हो जाने पर पैकिंग करवाता है। अब आता है 5th पॉइंट, माल को भेजना। माल को तैयार हो जाने के बाद विक्रेता माल को भेजता है तथा वह इस माल को किसी भी माध्यम से भिजवा सकता है, ट्रक से, ठेले से, रिक्शा से, हवाई यात्रा से, रेलगाड़ी से, तो किसी भी माध्यम से भिजवा सकता है। जब माल को भिजवा देगा तो इसके पश्चात वह बिल तैयार करता है जिसे हम कहते हैं बीजक। 5th पॉइंट आता है बीजक। 6th पॉइंट बीजक एक बिल की तरह होता है, इसे इनवॉइस कहते हैं। माल को भेजने के बाद विक्रेता बीजक तैयार करता है। इसमें माल की मात्रा, माल की किस्म, माल की दर, मूल्य आदि का उल्लेख करता है। अब 7th पॉइंट आता है माल भुगतान प्राप्त करना। भुगतान प्राप्त करना, जब बीजक पूर्ण रूप से संतुष्ट, बीजक को बनाने वाला उसको भेज देता है जिसको हमें देना है तो वो भुगतान प्राप्त करने के लिए बीजक भेजने के पश्चात विक्रेता क्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेता है और उसे भुगतान प्राप्त हो जाता है। भुगतान प्राप्त करने के बाद एक लास्ट और अंतिम क्रिया आती है, वो है भुगतान प्राप्ति की रसीद। भुगतान प्राप्ति की रसीद में जब विक्रेता को भुगतान प्राप्त हो जाता है तो वो भुगतान प्राप्ति की रसीद क्रेता को दे देता है जिस भुगतान प्राप्ति की रसीद कहते हैं। और यहीं पर हमारी क्रय विक्रय की गतिविधि समाप्त होती है। अगर इसको अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर बेझिझक पूछ सकते हैं। अब क्रिया आती है माल भेजने की। माल भेजना, माल को हम 2 प्रकार से भेज सकते हैं, एक तो रेलगाड़ी द्वारा और एक सवारी गाड़ी द्वारा, मालगाड़ी द्वारा। रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी भी बोलते हैं। रेलवे द्वारा माल भेजने में प्रथम विधि मालगाड़ी द्वारा आती है और मालगाड़ी द्वारा हम माल को क्रेता के पास भिजवा सकते हैं। मालगाड़ी से केवल वही माल भिजवा सकते हैं जो टूट फूट ना सके तथा ज़्यादा दिनों तक टिक सके। मालगाड़ी से माल भिजवाने में किराया कम लगता है। मालगाड़ी में माल भेजने पर एक पत्र लिखा जाता है जिसे जोखिम पत्र कहते हैं। इसके लिए एक पत्र भरते हैं, जोखिम पत्र। जोखिम पत्र देखिए क्या होता है। जोखिम पत्र तब भेजा जाता है जब हम माल को किसी को मालगाड़ी द्वारा भिजवाते हैं और इस पत्र में अलग अलग सूचनाएं होती हैं।
जैसे इस पत्र में माल का नाम, माल का गुण, माल की मात्रा, माल का मूल्य, माल भेजने वाले का नाम, माल पाने वाले का नाम, माल कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है इत्यादि आगे बढ़ना पड़ता है। अब बात आती है सवारी गाड़ी द्वारा। सवारी गाड़ी, इसको मालगाड़ी भी बोलते हैं, इसको रेलगाड़ी बोलते हैं। माल को सवारी गाड़ी द्वारा भी भिजवाया जा सकता है, परंतु इसमें वही माल भिजवाते हैं जो जल्दी टूट जाता है, और इससे माल भिजवाने के लिए एक रसीद भरी जाती है जिसे रेलवे रसीद कहते हैं। रेलवे रसीद देखिए क्या होती है। रेलवे रसीद को जब भेजते हैं जब माल को सवारी गाड़ी द्वारा भिजवाते हैं। इस रसीद में निम्न चीज़ें भरनी पड़ती हैं, जैसे माल की किस्म, माल की मात्रा, माल का गुण, माल को किस स्टेशन से चढ़ाया गया है आदि इस रसीद में पूछी जाती हैं। तो अब यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस इसके आगे बस हमारी 2 चीज़ें रह जाएंगी, रेलवे बिल्टी का खो जाना और रेलवे बिल्टी बनने में साथ पहले एक है अथवा नहीं।